नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे यूट्यूब चैनल गर्वित ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जनजातीय जो कक्षा 12 के कोर्स में है। पिछले वीडियो में मैंने राजस्थान की जनजाति स्वरूप और राजस्थान की जनजाति मीणा एवं गरासिया का चित्रण पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की बात करें तो सहरिया जनजाति फारसी भाषा के शहर शब्द से निर्मित शब्द है सहरिया, जिसका मतलब होता है जंगल। सरकार द्वारा ये एकमात्र जनजाति है राजस्थान में जिसको आदिम जनजाति का दर्जा मिला है। ये जनजाति 98% जो है वो 12 जिले में मिलती है। 12 जिले की लोकेशन आप देख लीजिए। 12 जिले में भी 2 तहसीलें हैं, एक तो है किशनगंज और एक है शाहबाद। 2 तहसीलों में ये जनजाति आपको मिलेगी। ये जनजाति है, इसमें घरों को टोपा या टापरी कहते हैं। ये लोग पेड़ों पे मचान भी बनाते हैं तथा छोटी बस्ती है उसे सहराना कहते हैं और गांव को सहरोल कहते हैं। सहरोल हमने पढ़ा था सहलोत और एक आ गया आपके सहरोल। सहलोत होता है वो होता है गरासिया जो लोग हैं उनके गांव का मुखिया वो सहलोत होता है और सहरिया का गांव है वो क्या होता है सहरोल। सामाजिक जीवन की बात करें तो ये एकाकी परिवार वाले हैं। इससे पहले गरासिया भी एकाकी था। मीणा संयुक्त परिवार है। भील एकाकी है। बहुपत्नी प्रथा यहाँ है। नाता प्रथा भी है जिसमें पत्नी का दूसरे के साथ जाना या लड़की के जन्म को ये लोग शुभ मानते हैं। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ की। सीताबाड़ी जो 12 जिला है उसमें यहाँ मेला वर्ता है। वाल्मीकि जी इनके कुल देवता है। अगर हम पहनावे की बात करें तो पुरुषों के पहनावे में धोती, कमीज और साफा होता है और महिलाओं के पहनावे में घाघरा, लुगड़ी और लंबी बाजू की कमीज होती है। गोदना गुदवाना इस जनजाति की एक परंपरा है। सभी जनजातियों में राजस्थान में विशेषता मिलेगी। गोदना गुदवाने ये शरीर के पूरे भाग पे गोदना गुदवाती है। इसके बाद देखते हैं डामोर जनजाति। डामोर जनजाति जो राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर मैप में देखते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ये 3 जिलों में मुख्यतः मिलती है। सर्वाधिक ये डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में मिलती है। इसे हम डामोरिया के नाम से भी जानते हैं। ये भी लोग गरासिया के जैसे राजपूतों से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। सामाजिक विशेषता की बात करें तो ये जनजाति भी एकाकी है। पितृसत्तात्मक सभी जनजातियों में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। पंचायत का जो मुखिया होता है उसे ये लोग मुखी कहते हैं। यहाँ बहुविवाह एक प्रमुख परंपरा है। पति की मृत्यु के बाद जो विधवा हो जाती है वो बहुविवाह या वो बहुपत्नी विवाह नहीं है, बहुविवाह है। और वधू का मूल्य चुकाकर विवाह करना यहाँ की एक मुख्य परंपरा है। मेले और त्योहारों में ये प्रश्न आता है, आ चुका भी है। छेला बावजी और 11 की रेवाड़ी 2 प्रमुख मेले हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये लोग आखेट करते हैं, भोजन एकत्रण करते हैं। यह लोग मक्का और चावल की खेती करते हैं। इसके बाद हम देखें तो ये जनजातियाँ है। डामोर जनजाति है वो अपने इस जनजातीय जीवन को व्यतीत करती है केवल भोजन एकत्रण, आखेट इनके माध्यम से। नेक्स्ट जनजाति देखते हैं कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति जो है वो कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा, उदयपुर तहसील में मिलती है। लोकेशन देखें तो कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा और आपकी इधर जो गोगुंदा है इधर आपकी ये जनजाति मिलती है। झाड़ोल, कोटड़ा, सराड़ा। इसके अलावा देखें तो इसकी कठोड़ी नाम पड़ा खेर के वृक्ष से लोग क्या बनाते कत्था। इस कत्था बनाने के आधार पे इनका नाम क्या पड़ा कथोड़ी। इसके अलावा जो मुख्य जनजाति है कंजर। कंजर को देखते हैं तो कंजर है वो कोटा में
बूंदी में, बारा में, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में, अलवर में, भीलवाड़ा में और अजमेर ज़िले में मिलती है। ये जो कंजर जनजाति है उसमें जो उत्पत्ति की बात करें तो इनका जो उत्पत्ति शब्द है वो काननचार है। काननचार का मतलब होता है वन में विचरण करने वाला। ये लोग चोरी या अपराध के लिए कुख्यात माने जाते हैं। इनकी एक विशेष बात है कि हाकम राजा का प्याला, मतलब किसी विशेष प्रकार की सौगंध या शपथ, उसको ये खाकर, हाकम राजा का प्याला वैसे शराब को बोला गया है, उसको पी के कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इनके घरों की बात करें तो आगे भी दरवाज़ा होता है, पीछे भी से चोरी करके आते हैं तो आगे से गए और पीछे से लोग निकल जाते हैं। इस प्रकार से इनके घरों के पीछे दरवाज़ा होता है। तथा कुलदेवी की बात करें तो चौथ माता इनकी प्रमुख कुलदेवी है, जो चौथ के बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और जो यहाँ की महिलाएं हैं वो गायन कला में निपुण मानी जाती है। अब जो लास्ट जनजाति है जो आपके कोर्स में है सासी, तो सासी 2 जिलों में, एक तो भरतपुर में और एक आपके अजमेर में, 2 जिलों में सासी जनजाति देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आता है कौन सी खानाबदोश जनजाति है, तो खानाबदोश जनजाति में केवल सासी जनजाति का नाम आता है। अगर प्रश्न आ गया कि कौन सी जनजाति खानाबदोश जनजाति है तो केवल कौन सी आएगी, सासी जनजाति का नाम आएगा। ये लोग शिकार भी करते हैं और शिकार के अलावा भोजन एकत्रण भी करते हैं, लेकिन हस्तशिल्प में ये लोग निपुण हैं और हस्तशिल्प के माध्यम से ये लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। जनजातियों के बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में जो जनजाति है या भारत की जनजातियाँ है या विश्व की जनजातियाँ है, इन पे, वैसे हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, इन पे आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि विश्व की जनजातियों में मैंने आधुनिक वातावरण का प्रभाव बताया था, इसमें भी सभी जनजातियों में आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है। कुछ नेगेटिव इफेक्ट है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है। आप सबसे पहला इफेक्ट देखें तो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और वनों की अंधाधुंध कटाई होने से इनके आवास छिन गए। दूसरा इफेक्ट देखो कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है तो यहाँ पर वनोत्पाद बिल्कुल सीमित हो गए, वन्य जीव है वो कम हो गए, जिसके कारण यहाँ पर ये लोग हैं वो आसानी अपना जीवन यापन है वो सही नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही कृषि भूमि है उसमें जो जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि भूमि पे दबाव बढ़ गया। कृषि भूमि पे दबाव बढ़ने के साथ साथ यहाँ जो भूमि है उस भूमि में उर्वरकता शक्ति भी कम हो गई, क्योंकि लगातार कटाई हो रही है। और इसके बाद देखें तो ये लोग हैं मजबूरी बस अपने क्षेत्र को त्याग कर कस्बों की ओर जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं और शहरों में जा कर के ये मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करने के साथ ही ये शहरों में आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। ये यहाँ का नेगेटिव बिंदु है। इसके अलावा देखिए शहरी संपर्क में ये लोग आए हैं तो इनमें कुछ बदलाव आए हैं। जो पॉजिटिव इफेक्ट है, इनके पहनावे में बदलाव आया है, इनके रहन सहन में बदलाव आया है, इनके आवासीय स्वरूप में बदलाव आया है। इसके अलावा हम बात करें तो सही रोजगार के अभाव में इन लोगों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है और नशे की प्रवृत्ति कारण आर्थिक दशा इनकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये यहाँ का इन जनजातियों का वर्तमान जो समय है उसका नेगेटिव इफेक्ट है। इसके अलावा देखिए तो शिक्षा का प्रसार भी इन जनजातियों में हुआ है, जिसके कारण सरकारी सेवाओं में संलग्न हो गए हैं। तो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव दोनों प्रकार के इफेक्ट वर्तमान जो काल के हैं इन जनजातियों पड़े हैं। सरकार की बात करें तो सरकार इनके विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं लागू कर रही है, जिनमें टाडा है जो जनजातीय विकास कार्यक्रम है, माडा है जो परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, शहरिया विकास कार्यक्रम है, माडा क्लस्टर योजना है, जनजातीय क्षेत्र में रेशम कीट पालन की योजना है, एकलव्य योजना है, रूख बाइला यानी वृक्षों के बचाने के लिए रोजगार कार्यक्रम। ये काफ़ी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और लगता है कि सरकार जो है वो अपने क्षेत्रों में जनजातियों के विकास के लिए काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है और सरकार की एक आशा है कि जनजातियां है वो सामान्य जनजातियों में कन्वर्ट हो जाए, उनको वो सभी सुविधाएं मिल पाएँ
जो सामान्य जातियों को मिलती है, जिससे देश का विकास हो और देश के सभी लोगों का विकास संभव हो सके। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।